नमस्कार, माय ड्रीम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी। हिंदी जो है सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आजकल हिंदी का जो दायरा है बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें हिंदी का, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कम से कम आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में 10 अंक के लिए मिल ही जाए। हम पहला चैप्टर देखेंगे वर्ण का। ठीक है, वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के हिंदी में वर्ण है और इस वर्ण के प्रत्येक चिन्ह क्या क्या है, ये सभी चीज़ को आज हम समझेंगे। बहुत ही बेसिक से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है भाषा का सबसे लघुत्तम रूप है, छोटा इकाई होता है, इसका खंड नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा जो है हम आचार विचार में जो प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मौखिक रूप में अगर हम बोलेंगे तो उसे ध्वनि कहेंगे, और ध्वनि को अगर हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी जो है एक भाषा के रूप में आता है। हिंदी में हम सबसे पहले देखेंगे वर्ण को। तो वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप है, भाषा का सबसे छोटा रूप या कहे लघुत्तम इकाई है। ठीक है, भाषा का सबसे छोटा रूप या लघुत्तम इकाई है। वर्णों के ही मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द का भी निर्माण होता है। जैसे अगर हम वर्णों को आपस में मिलाएं, क, म और ल को, अगर इसे आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कमल। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के सार्थक मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। जैसे अगर हम कहें कमल पुष्प, ठीक है, तो एक प्रकार की ये वाक्य का निर्माण होता है। एक से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं और फिर अनेक वाक्यों से एक समृद्ध भाषा का निर्माण होता है। तो हिंदी हमारे क्या है? एक भाषा है। ठीक है, जो अनेक वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो हिंदी में वर्ण की जो संख्या है कितने होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम वर्ण विचार को देखें तो वर्ण विचार में हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी के वर्ण की संख्या कितने हैं। तो हिंदी में वर्ण की संख्या है 52, 52 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ण के लिए एक अलग चिन्ह स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ण के लिए एक अलग चिन्ह स्थापित किए गए हैं और इस चिन्ह को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं लिपि। तो यहाँ पर समझ लीजिए कुछ शाब्दिक शब्द आते हैं एग्जाम में, जैसे वर्ण है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, वर्ण विचार के अंतर्गत कितने वर्ण है, इसके अलावा लिपि क्या है, हिंदी का जो लिपि है कौन सा लिपि है। ठीक है, तो लिपि क्या है? लिपि जो होता है वर्ण को या ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग चिन्ह, वर्ण को या ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग चिन्ह को हम कहते हैं लिपि। लिपि के अंतर्गत अगर हम देखें पूरे विश्व के सबसे प्राचीन लिपि कौन सा है? तो सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। पूरे विश्व के सबसे प्राचीन लिपि में आते हैं और ब्राह्मी लिपि से ही हमारे जो हिंदी है इसका लिपि का निर्माण हुआ है, जिसे हम कहते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। देवनागरी लिपि एक समृद्ध लिपि के रूप में पूरे विश्व में स्थापित है, प्रसिद्ध है हम कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी एकमात्र ऐसा भाषा है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह का निर्माण किए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम अंग्रेजी का देखें, अंग्रेजी का लिपि को हम कहते हैं रोमन लिपि, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर हम कहें हिंदी में अगर हम क का प्रयोग करते हैं तो क का जो है चिन्ह इस प्रकार होता है, लेकिन इंग्लिश में क के लिए के का भी प्रयोग करते हैं कई स्थानों पर और के अलावा सी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं है। जैसे अगर हम कहें इंच, तो हम हिंदी में इस प्रकार इंच लिखेंगे, इंग्लिश में इंच हम इस प्रकार लिखेंगे। तो दोनों में शाब्दिक ध्वनि तो सेम है, इंच, लेकिन लिखने की जो तरीका है वो अलग है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, रोमन लिपि में लिखा हुआ है, और ये जो है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि का जो है
एक अलग निश्चित चिन्ह होता है और उस चिन्ह को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें हिंदी का जो लिपि है कौन सा है, तो देवनागरी लिपि है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शब्द है जो एग्जाम में आते रहते हैं इसी के अंतर्गत, जैसे अक्षर। अक्षर और वर्ण में हम बार बार कंफ्यूजन होते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं कि भाषा का सबसे छोटा या लघुत्तम इकाई वर्ण है कि अक्षर है, कौन सा है? ये प्रश्न कई बार हमारे सामने आ रहता है। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आप क्या करें? अगर एक हम मान लीजिए वर्ण बस है तो आप तो आसानी से बना लेंगे, लेकिन अगर दोनों है तो हो सकता है हम कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि प्रत्येक जो अक्षर है वह वर्ण होता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण अक्षर नहीं होता है। कैसे? देखिए, वर्ण के अंतर्गत जैसे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण में अगर हम देखें तो स्वर वर्ण की संख्या हम पढ़ते हैं हिंदी में 11। ठीक है, स्वर वर्ण को हम जैसे आ इसे एक वर्ण भी कह सकते हैं और इसे एक अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्यंजन वर्ण के अंतर्गत अगर हम देखें तो व्यंजन वर्ण में जैसे व्यंजन में हलंत का चिन्ह लगाते हैं नीचे में, ठीक है, तो क हलंत ख हलन इस प्रकार लिखते हैं, तो इसमें यह भी मूल व्यंजन के रूप में है, स्वतंत्र व्यंजन के रूप में है, यह अभी अक्षर नहीं है। लेकिन अगर हम इसी में क में एक ध्वनि जोड़ दे अ को, तो इसे हम कहेंगे क, क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वर के सहायता से ही बोला जाता है, तो स्वर की सहायता लिए बिना नहीं बन सकता, तो ये कहलाएगा अक्षर। अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनि हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्ण में क्या होता है, सिर्फ एक ध्वनि होता है, लेकिन अक्षर में एक से अधिक ध्वनि हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, जैसे राम, अगर हम राम में कहें कि कितने अक्षर है, तो हम कहेंगे 2 अक्षर हैं, एक है रा और एक है मा। लेकिन अगर हम कहें कि राम में कितने ध्वनि हैं, तो राम में कितने ध्वनि हो जाएगा, र में किसका मात्रा लगा है, आ की मात्रा लगा है, तो र प्लस आ। इसके बाद म है, म में हलंत लगा दे, व्यंजन रखे, तो म कुछ भी नहीं दिख रहा, मात्रा तो आ। तो इसमें टोटल कितने वर्ण हुआ, टोटल वर्ण की संख्या हुआ 4। ठीक है, जबकि अक्षर की संख्या कितना था, 2। तो एक अक्षर में या हम कहें अक्षर में 2 या 2 से अधिक ध्वनि हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ण में एक ही ध्वनि होता है। ठीक है, समझ आया चीजें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के अंतर्गत जो समूह होते हैं, वर्णों के जो समूह होते हैं उसे हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में टोटल वर्ण आते हैं 52। इन 52 वर्ण को हम कुछ रूप में विभाजन करते हैं। जैसे इसे हम सामान्य रूप से 3 प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोग वाह। एक एक करके समझते हैं। पहले अयोग वाह। सबसे पहले अगर हम स्वर को देखें, स्वर है क्या? ठीक है, तो स्वर जो होता है, जिस वर्ण का उच्चारण मुख से स्वतंत्र रूप से होता है, उसके उच्चारण करने में किसी भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में जो स्वर की संख्या है वो बताए गए हैं 11। हिंदी में 11 स्वर है, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ और औ। ये टोटल जो है स्वर की संख्या हिंदी में है 11। व्यंजन, व्यंजन के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके हमें 3 रूप दिखाई देते हैं। 3 रूप में एक हम कह सकते हैं जो मूल व्यंजन है, जिसकी संख्या हम 33 मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन की संख्या कितने हैं, तो 33 ही लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो व्यंजन में संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन जो होता है 2 व्यंजन के संयोग से बनता है। ठीक है, इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, जैसे छ, त्र, ज्ञ
और स्रा, ये चार जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये चारों का निर्माण दो व्यंजन के संयोग से हुआ है। जैसे देखिए छ का निर्माण किससे हुआ है, अगर हम देखें तो इसका हुआ है क हलंत धन सा, या सा में भी अगर आप हलंत लगा देंगे तो आपको अ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा त्र अगर हम देखें तो त हलंत धन र, या अगर र में भी हलंत लगाएंगे तो आ हो जाएगा। ज्ञ का ज हलंत धन या में भी हलंत लगा देंगे तो आ हो जाएगा। स्र का स हलंत धन र, या र में भी हलंत लगा देंगे तो आ हो जाएगा। इस प्रकार इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसे हम द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। वह व्यंजन जिसके उच्चारण करते समय मुख के अंतर्गत जो जीहा है, जीभ है, वो ऊपर उठता है, जैसे मूर्धा को टच करेगा और झटके के साथ नीचे आता है, उसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके अंतर्गत दो आते हैं, ड और ढ के नीचे जो डॉट बिंदु रहता है ये। ठीक है, इसके बाद आता है अयोग वाह। अयोग वाह, अयोग वाह क्या होता है, वह वर्ण जो किसी भी वर्ण के साथ या व्यंजन वर्ण या फिर स्वर वर्ण, दोनों ही व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ योग नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अयोग वाह। अयोग वाह की संख्या है 2, इसे याद रखेंगे, अम और अहा, ये दो जो है अयोग वाह माने जाते हैं। इस प्रकार टोटल जो 52 वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्ण है, उसमें स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या सामान्यतः रूप से 33, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 और अयोग वाह 2। टोटल हो गया आपका 52। इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले समझेंगे स्वर वर्ण को। ठीक है, चलो 10 मिनट और देखेंगे। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण क्या है, तो जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं या स्वर वर्ण कहते हैं। अभी हमने जस्ट ऊपर बताया कि स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं, 11 है। इस 11 स्वर वर्ण को हम कुछ रूपों में विभाजन भी करते हैं, जैसे मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, मुख के आकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ऐसे कुछ आधार पर हम स्वर वर्ण के भेद देखते हैं और इस भेद से ही प्रश्न जो है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें स्वर वर्ण के भेद के अंतर्गत, तो सबसे पहले हम देखेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, सामान्य रूप से उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के भेद माने जाते हैं। जैसे पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद माने गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन अगर हम प्लुत स्वर को देखें तो संस्कृत में यह प्रयोग होता है, इसी वजह से कई सारे एग्जाम में जो है प्लुत स्वर को आंसर में नहीं लिया जाता है। सामान्यतः रूप से अगर पूछ देते हैं कि उच्चारण के आधार पर जो है स्वर के कितने भेद हैं, तो बहुत सारे एग्जाम में जो आंसर हो 2 लेते हैं, क्योंकि प्लुत स्वर जो है संस्कृत का है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, इसे मूल स्वर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या जो है 4 है।
इनका जो उच्चारण है वह उसका जो समय है बहुत ही कम समय रहता है, अत्यंत कम समय तक इसका उच्चारण होता है। तो इसी कारण हम इसे ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, लघु स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। यह जो 4 है यही आपके ह्रस्व स्वर है, इसे हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सेकंड आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? तो जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगे। ठीक है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है बाकी जितने भी बचा है, जैसे 11 स्वर थे, स्वर वर्ण की संख्या 11 थे, तो 4 तो हो गया आपका मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, बचा कितने? 7। तो 7 जो है आएगा पूरा का पूरा दीर्घ स्वर। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो आ, ई, ओ, ए, ओ और औ। यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा और भी देखेंगे इसे दीर्घ स्वर को उत्पत्ति के आधार पर भी आता है, जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तब आगे इसे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के अंतर्गत इसे लिखने के लिए हिंदी के 3 का उपयोग करते हैं। इस प्रकार लिखा जाता है। यह संस्कृत में अधिकतर प्रयोग होते हैं। इसके उच्चारण में जो समय लगता है वो ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है, जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम कई दफ़ा उपयोग करते हैं ओम, इस प्रकार, तो इसमें प्रयोग होता है अधिकतर। यह हिंदी में इसका शब्द की संख्या बहुत ही कम हो गया है। कभी कभी नाटक मंच मंडली में किसी शब्द को लंबी खींचने के लिए जैसे रा के साथ लगा देते हैं। ठीक है, अगर खींचने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे राम ऐसे खींचेंगे तब वहाँ पर प्रयोग होता है प्लुत स्वर के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में। बार बार उच्चारण और हम उत्पत्ति में फंस जाते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के हम 2 भेद मान सकते हैं जिससे स्वर का उत्पत्ति हुआ है। पहला हो जाएगा मूल स्वर, पहला हो जाएगा मूल स्वर, दूसरा हो जाएगा संधि स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत अभी हमने जस्ट बताया कि ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर की संख्या कितने हैं? 4 है। ठीक है, अ, ई, उ और री। इसके अतिरिक्त संधि स्वर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। संधि स्वर के अंतर्गत एक फिर से हो जाएगा दीर्घ स्वर और सेकंड हो जाएगा संयुक्त स्वर। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे उच्चारण या मात्रा के आधार पर भी हमने दीर्घ स्वर पढ़ा था, उसमें 2 मात्रिक के अंतर्गत ये आता था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें दीर्घ स्वर में, तो वह स्वर या फिर सजातीय स्वरों के मेल से स्वयं का दीर्घ होना ही दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे आ, इसमें सजातीय स्वर क्या क्या मिला है? अ और अ। 2 सजातीय स्वरों के मेल से अगर उसका बड़ा रूप का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे अ धन अ मिलकर बना आ। इसके अतिरिक्त होगा ई का निर्माण हुआ ई धन ई से। इसके अतिरिक्त होगा उ का निर्माण हुआ उ धन उ से। संयुक्त स्वर क्या होता है? तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें विजातीय स्वरों के मेल होते हैं। जैसे ए का निर्माण करने में, ए का निर्माण कैसे होता है? तो अ और ई के योग से होता है। ए का निर्माण कैसे होता है? तो अ धन ए के योग से होता है। ओ का निर्माण कैसे होता है? तो अ धन उ के योग से होता है। औ का निर्माण कैसे होता है? तो अ धन ओ के मेल से जो है औ का निर्माण होता है। कई दफ़ा यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑप्शन में दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर भी रहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से जो है दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर क्या है? ऑप्शन में दे दिया जाएगा आ, ई,
उ, ए। तो हम मात्रा या उच्चारण के आधार पर पढ़े सभी को है, ठीक है। उच्चारण या मात्रा के आधार पर हमने 7 स्वर पढ़े थे, तो उस आधार पर अगर हम देखें तो सभी दीर्घ स्वर है। लेकिन इसमें प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से, इसमें किसी आधार पर नहीं पूछा गया है, तो हम लेंगे क्या, उत्पत्ति के आधार पर जिससे वो बना हुआ है। तो इसमें जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत ये तीनों सजातीय स्वरों के मेल से बना है, जबकि ए जो है विजातीय स्वरों के मेल से बना है, जिसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो आप आंसर लेंगे ए को, ठीक है। ये था स्वर वर्ण के अंतर्गत। आप यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ण विच्छेद भी याद रखेंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे व्यंजन की ओर। तो 1 मिनट और देखते हैं। जैसे वर्ण का विच्छेद, ये वर्ण का विच्छेद क्या है, तो वर्ण को अलग अलग करने की ही कला को हम कहते हैं वर्ण का विच्छेद करना। अलग अलग रूपों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल बताया था राम का, राम में अगर हम देखें तो कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण कौन कौन से हैं, र हलंत आ प्लस म हलंत प्लस आ। जैसे अगर प्रेम में देखें तो प्रेम में कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो 5 वर्ण में कौन कौन से हैं, देखिए इसमें प में किसका मात्रा लगा है, ए की मात्रा लगा है, साथ साथ प में आधा र भी है, प्रेम कहते हैं हम। तो इसमें प हलंत प्लस र हलंत प्लस ए प्लस म हलंत प्लस अ, टोटल वर्ण की संख्या हो जाएगा 5। इस प्रकार आप वर्ण का विच्छेद करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो शब्द होता है वर्णों के ही संयोग से होता है, तो आपको जो है वर्ण का विच्छेद करना आना चाहिए। आगे की क्लास में हम इसे डिटेल से और समझेंगे, जिसमें हम व्यंजन को समझेंगे, व्यंजन वर्ण को समझेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास इतना ही।